तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यू साइंस जोन। तो सबसे पहले जो मैं ये सेशन लेके आया हूँ वो सेशन आपका बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, जो पेपर नंबर फर्स्ट था मैकेनिक्स का। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर जो हमारी क्लासेस चल रही थी मैकेनिक्स पेपर की, तो उसके अंदर मैंने आपके जो कम्प्लीटली जो यूनिट फर्स्ट थी वो तो कंप्लीट करा दी थी। अब बात करने आया हूँ मैं, जो हमारी यूनिट नंबर सेकेंड थी वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इसका जो पहला क्लास वो पीछे की जो मैंने अभी यहाँ पर डाल दी है प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसके देख देख सकते हैं। तो उस क्लास के अंदर मैंने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, वो चीज़ उस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था उस चीज़ के बारे में कि एक तो हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। और दूसरा डिस्कशन किया था मैंने जो लाइमर आवर्ती होती है वो क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए जो आज का हमारा सेशन लेकर आए हैं, जो हमारे क्लास नंबर सेकंड होने वाली है, किसकी, यूनिट नंबर सेकंड की। जो क्लास नंबर सेकंड है यूनिट नंबर सेकंड की, वो होने वाली है आपके एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। और मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मैं इस जो मैंने ये चैनल है इस पर जो मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, ये सिर्फ आपके जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, उन्हीं टॉपिक के बेस पर ये जो क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई गई हैं। ठीक है, और ये आप सोचोगे कि पूरा कोर्स करवाया जाएगा, क्योंकि कोर्स किसी भी संस्थान में चले जाना, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप चले जाना, कोई भी पूरा कोर्स नहीं करवाता है। कोर्स वही करवाते हैं जहाँ पर पेड हो, यानी कि जहाँ पर पैसे दिए जाते हैं वहीं पर कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो, आपके 70-80% अबव बना सकें, ऐसा टॉपिक ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ। ठीक है, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करने के लिए मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, जो ये क्लासेस चला रहा हूँ। और कंटिन्यू जो मैं अपनी क्लासेस रख रहा हूँ, जो पहले जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। जो सेकंड यूनिट का जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है, जो यानी कि क्लास नंबर सेकंड होने वाली है, वो क्या होने वाली है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कोणीय संवेग क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। टॉपिक का मेन नाम क्या है, टॉपिक का मेन नाम है कि किसी कण तंत्र का बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग ज्ञात करना है। किसी किसी कण तंत्र का बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग ज्ञात करना है। ठीक है, अब मोस्टली देखा जाए तो ये पॉइंट का नाम है, ये टॉपिक का नाम है। इस पर आप न जा करके सीधा हम एक छोटे टर्म पॉइंट से लेकर के चलते हैं। टर्म पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, कोणीय संवेग रहने वाला है। कि कोणीय संवेग होता क्या है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम किसी जड़त्वीय निकाय में, अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, अच्छे से समझना। और एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, और पहले की क्लास में मैं ये पहले से भी बोलता आया हूँ कि पेन कॉपी साथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं इस सिर्फ इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ। आप लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। पेन कॉपी साथ में ले लीजिए। और एक बार और बताता हूँ एक बात, यदि स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। क्योंकि एक चीज़ को समझोगे अच्छे से तभी आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंडिंग में स्किप करते करते चले जाते हैं, फिर बोलते हैं समझ में नहीं आया, फिर कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका मेन पॉइंट है कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो कोणीय संवेग क्या होता है, किसी जड़त्वीय निकाय में किसी क्षण पर, यानी कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी जड़त्वीय निकाय में क्या होता है, किसी क्षण पर यानी कि किसी टाइम पर, किसी अल्प टाइम अंतराल पर रेखीय संवेग का किसी स्थिर बिंदु के प्रति आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। अब जो रेखीय जो बिंदु होता है, कोई स्थिर बिंदु होता है, उसके प्रति या उसके सापेक्ष जो भी आघूर्ण होता है, जो भी क्या होता है, आघूर्ण होता है, इनर्शिया होता है, वो क्या होता है, कोणीय संवेग कहलाता है। अब जो वही जो आघूर्ण है वो क्या कहलाएगा, आपका कोणीय संवेग कहलाएगा। ठीक है, इसका मान कण के घूर्णन केंद्र से उसके स्थिति सदिश r तथा उसके रेखीय संवेग p बराबर mv के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब जो आपका घूर्णन केंद्र कोणीय संवेग होता है उसका मान किस के मान के बराबर होता है, वो देखिए। जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग का मान क्या होता है, जो आपका घूर्णन केंद्र होता है उससे कुछ दूरी पर स्थित क्या होगा, आपका r सदिश।
आर सदिश तथा उसके रेखीय संवेग p बराबर mv के सदिश गुणनफल के। एक तो आपका स्थिति सदिश का गुणनफल हो जाएगा और एक आपका संवेग का गुणनफल हो जाएगा। उन दोनों का गुणनफल जो होगा, उस दोनों का गुणनफल क्या होगा, आपका कोणीय संवेग होगा। ठीक है, और कोणीय संवेग को हम किससे निर्दिष्ट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, या तो जे से करेंगे या फिर एल से करेंगे। ये आपका जे से एल से व्यक्त कर देंगे या फिर एल से व्यक्त कर देंगे। अब कोणीय संवेग होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आखिरकार फॉर्मूला क्या निकल के आया वो देखिए। फॉर्मूला जे होता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया जैसे नोट करते हैं, तो फॉर्मूला जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश का गुणा मल्टीप्लाई में संवेग का गुणा, तो आर मल्टीप्लाई पी। ठीक है, और हम जानते हैं कि पी बराबर एम वी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो P बराबर एम रख देना मल्टीप्लाई में, आर का आर रह जाएगा, आर को अंदर गुणा कर देंगे, एम बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, जे बराबर बचेगा आपका एम आर गुणा वी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कोणीय, जो एंगुलर मोमेंटम होता है कोणीय संवेग होता है, वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि होगी तो ऑब्वियसली उसको सदिश में व्यक्त भी करना पड़ेगा, उसका सदिश रूप को भी देखना पड़ेगा। जैसे मैं जे को व्यक्त करता हूँ किस में, वेक्टर में, तो क्या हमारे पास में क्या होता है, आर पी, जो ये मैंने ऊपर निकाला है इसको आर पी साइन थीटा। जैसे हम क्रॉस में देखेंगे तो क्रॉस में जो भी मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वो तो आपका साइन थीटा के रूप में निकलेगा, और जैसे डॉट में आएगा तो वो आपका कोस थीटा के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। अब आर पी का मतलब क्या है, पी क्या होगा आपका संवेग, पी बराबर रखना आपको एम वी। ठीक है, तो पी बराबर एम वी रख दिया, तो एम वी आर साइन थीटा समीकरण नंबर 2 दे दिया इसको। इसको समीकरण 2 देने के बाद में यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या है, आर है, तथा पी के मध्य कोण है। जो थीटा है वो क्या है, आर, वह पी के मध्य क्या है, कोण है। जो इसके मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, आर व पी के मध्य का कोण। ठीक है, अब आगे का पॉइंट क्या है वो देखिए। आगे का पॉइंट यह है कि किसी वर्ताकार पथ पर गतिमान कण के लिए क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। किसी वर्ताकार पथ पर गतिमान कण के लिए क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। ठीक है, और जो जड़त्व आगुण होता है वो क्या होता है, श्री कृष्ण गोविंद। देखिए कॉपीराइट। तो किसी वर्ताकार पथ पर गतिमान कण के लिए क्या करना है, जो वेग होता है वो क्या होता है, इसके लिए जो गतिमान कण होगा उनके लिए संबंध क्या होंगे, निम्न संबंध हम पढ़ेंगे। कौन कौन से संबंध होंगे, उन संबंधों के बारे में हम देखेंगे। तो देखना, यह आपका वर्ताकार गतिमान कण है, किस प्रकार से गति करेगा, ये इसकी वेग की दिशा हो जाएगी, ये इसका कोणीय संवेग हो जाएगा। ठीक है, तो देखना ओमेगा आपका यहाँ पर कोणीय वेग रहेगा, उस डायग्राम के अंदर आपका कोणीय वेग रहेगा। जे को मैंने अभी आपको लिखाया है, एम आर कोस थीटा है तो एम आर डब्लू ओमेगा इंटू आर। और जैसे ही मैं एम ओमेगा आर इंटू आर इसको अंदर गुणा करते हैं तो आर इंटू आर हो जाएगा, और ये आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो जे बराबर हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई। आप जानते हैं आई बराबर एम आर स्क्वायर, इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो यह आपका आई हो गया, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, इसकी जगह क्या कहते पुट कर दिया, आपका आई पुट कर दिया। आई पुट करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, जे इक्वल टू प्राप्त हुआ आई ओमेगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। 3 देने के बाद में हमारे पास में जो सदिश के रूप में जे बराबर प्राप्त होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, जे इक्वल टू जे ओमेगा। आई का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, जो ये आई का है, ये आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है, बल आघूर्ण क्या होता है, यानी कि टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इसके ऊपर हम देखेंगे, ध्यान से देखना। किसी बल का किसी नियत स्थित बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है। अब कोई बल है, उसका नियत स्थित बिंदु, नियत स्थिर बिंदु के सापेक्ष में घूर्णन, या फिर किसी स्थिर नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या कहलाता है, आपका बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण को हम सिंपली जेड से टाउ से नोट करते हैं। टाउ बराबर आपका हो गया आर मल्टीप्लाई में एफ। ठीक है, ये भी आपका क्रॉस में है, क्रॉस में साइन थीटा मैंने बताया था आपको। बल आघूर्ण एफ एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण एफ एक सदिश राशि है, इसकी दिशा आर तथा एफ के तल के लंबवत होती है। अब टाउ की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अब जो
बल आघूर्ण है उसकी दिशा तो किसके अंतर्गत होगी, आर और एफ के तल के लंबवत होगी। अब जो टव है बल आघूर्ण, इसकी दिशा घूर्णक के अनुदिश भी होती है। ये आप क्या हो गया, आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लेना। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये टव है, ये आपके घूर्णन की दिशा के लंबवत है, इसकी दिशा है, ठीक है। और ये आपका मिडल पॉइंट है, ठीक है। ये पी आपका मुख्य बिंदु है। आगे देखिए, आगे इसका मेन टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है, इसकी बिल्कुल मत करना, आराम से देखना है। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा और समय लूँगा 2-4 मिनट का, आराम से पेशेंस से देखना जो मैं ये टॉपिक लाया हूँ अभी। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। अब बात, ये टॉपिक इतना टफ लग रहा है, नहीं लग रहा, टफ लग रहा है, टफ नहीं लगेगा, इसको ध्यान से समझना। ध्यान से समझोगे तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा, नोट करते जाना साथ साथ में, पर चीज़ को समझना है, अच्छे से लिखना है। तो J बराबर R मल्टीप्लाई P हम अभी पढ़ के आए हैं ना। तो देखिए, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जो ये आपको दिया गया है इसका क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद में हमारे पास क्या बचता है, dj/dt, जिसके सापेक्ष करेंगे वो नीचे आ जाएगा, dj/dt, और d/dt, टी के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी, तो dr/dt मल्टीप्लाई में p आ गया, प्लस में आज जिसके सापेक्ष करेंगे और जो रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, r मल्टीप्लाई में dp/dt, ठीक है। अब dr हम जानते हैं कि dr/dt बराबर क्या होता है, v होता है, और p बराबर भी हम जानते हैं क्या होता है, mv होता है। अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, p की जगह तो mv रख देंगे और dr/dt की जगह क्या रख देंगे, v रख देंगे, तो dr/dt मल्टीप्लाई में p हो जाएगा और v क्रॉस mv हो जाएगा, और इसको सेम वहीं से अंदर गुणा कर देना। अंदर गुणा करने के बाद में हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा कि dj/dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा r प्राइमर r मल्टीप्लाई dp/dt, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूटन का जो गति का नियम है, न्यूटन्स गति के लॉ से हम देखेंगे न्यूटन की गति का नियम क्या है, dp/dt इज इक्वल टू f। जो बल है वो समय में परिवर्तन किसके सापेक्ष, संवेग में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो उस बल के बराबर होता है न्यूटन की गति के नियम से। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, dj/dt r मल्टीप्लाई में f है, ठीक है, r क्रॉस f है, ठीक है, और f की हमारे पास वैल्यू है, f की वैल्यू क्या है, dp/dt है, तो r क्रॉस f बराबर dj/dt क्या होता है, टव होता है, तो r क्रॉस f होता है टव, बल आघूर्ण, और इसे ही हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। कोणीय संवेग में परिवर्तन, लास्ट देखिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल आघूर्ण के समान होती है। क्या होती है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल आघूर्ण के समान होती है। आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे प्रकार से रिलेट करके मैंने बताया है और अच्छे प्रकार से आपने भी नोट किया होगा। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा था। आगे क्लास हम लेके जल्दी से आएंगे, कंटिन्यू रख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।